संगीत पार्टी में धूम मची हुई थी। एक के बाद एक दोनों पक्षों की तरफ से परफॉर्मेंस दी जा रही थी। अभी अभी लड़की की छोटी बहन ने अपनी सहेलियों के साथ जीजा जी होने वाले जीजा जी गाने पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। सबने ज़ोरदार तालियां बजाकर उसकी तारीफ की थी। पार्टी में सारिका को बहुत अच्छा लग रहा था। ये उसकी खास सहेली नलिनी के भाई की संगीत की पार्टी थी। पार्टी में आने के लिए सारिका ने बहुत सोच समझकर पीच कलर की साड़ी का चुनाव किया था। उसके साथ उपयुक्त ज्वेलरी भी पहनी थी। कुछ देर पहले जब वो वॉशरूम गई थी तो वहाँ लगे आईने में खुद को देखकर उसके मन में आया था कि वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कॉलेज में थी। बस ज़रूरत है तो अपने आप पर ध्यान देने की। बहुत दिनों के बाद वो किसी फंक्शन में आई थी। वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे इसी तरह पार्टियों में आना जाना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। पर उसने तो खुद को पूरी तरह से समेट लिया था। अपने इर्द गिर्द एक ककून बनाया था। उसके भीतर ही सिमट कर रहती थी। उस ककून से बाहर निकलने में डरती थी। यहाँ बुलाने के लिए नलिनी को पिछले कई दिनों से उसे तैयार करना पड़ा था। अपनी दोस्ती की दुहाई देनी पड़ी थी, तब जाकर वो यहाँ आने को तैयार हुई थी। नलिनी ने आज सुबह फिर से फ़ोन करके कहा था कि सही समय पर पहुंच जाए। उसने वेन्यू की लोकेशन भी भेज दी थी। साथ में कहा था कि अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो वो उनके ऑफिस तक पहुंच जाए। उसके बाद वो किसी को भेजकर पिक करवा लेगी। लेकिन सारिका ने कहा था कि वो अपने आप पहुंच जाएगी। सारिका आसानी से यहाँ पहुंच गई थी। अब उसे लग रहा था कि उसने नलिनी की बात मानकर अच्छा किया। घोषणा हुई थी कि कुछ देर में लड़का और लड़की मिलकर एक खास परफॉर्मेंस देंगे। फिलहाल तो स्टेज पर नलिनी के मौसा जी एक गाना गा रहे थे। शायद पहली बार इस तरह स्टेज पर आए थे। गाते हुए नर्वस हो रहे थे, लेकिन परिवार वाले उनका हौसला बढ़ा रहे थे। गाना रोमांटिक था। सारिका को पसंद था, इसलिए ठीक ठाक आवाज़ होने के बाद भी उसे अच्छा लग रहा था। तभी नलिनी उसके पास आकर धीरे से बोली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इंतज़ाम ठीक है ना? परफेक्ट। नलिनी को ये सुनकर संतोष हुआ। उसने कहा, देखो संकोच मत करना, खाती पीती रहना। मैं बार बार नहीं पूछ पाऊंगी। मौसा जी के बाद मुझे डांस करना है। विनय पीछे पड़ा था कि भाई की शादी में तो नाचना ही पड़ेगा। उसकी सह पाकर नुपुर भी पीछे पड़ गई। नुपुर को तो जानती हो ना, वही जिससे विनय की शादी हो रही है। क्या करती, जैसे तैसे ऑफिस के बाद समय निकालकर प्रैक्टिस तो की है। देखें नतीजा क्या होता है। गाना ख़त्म हो गया था। घोषणा हुई कि अब नलिनी टंडन की परफॉर्मेंस होने वाली है। नलिनी ने कहा, चलती हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पर तुम्हें भी ऐसा नहीं जाने दूंगी। गाना तो गाना ही पड़ेगा। सारिका जब तक कुछ कहती, नलिनी जा चुकी थी। सारिका का मन कुछ पीने को हो रहा था। उसने एक वेटर को आने का इशारा किया। सारिका पिछले एक साल से बड़े कठिन दौर से गुजर रही थी। हर पल एक उदासी उसे घेरे रहती थी। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। ऑफिस जाने के लिए भी उसे अपने मन को बहुत समझाना पड़ता था। उसके इर्द गिर्द के लोग उसे समझाते थे कि जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो, अभी तो उसके सामने लंबी जिंदगी पड़ी है। वो भी यही सोचती थी कि ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी कैसे काट पाएगी। उसने ज़िंदगी जीने की जगह काटने की चिंता शुरू कर दी थी। इसके कारण वो उदासी में डूबती जा रही थी। उसके लिए अब खुद के मन को समझ पाना ही मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करती थी। कुछ समय मन लगाकर करती भी थी, फिर अचानक ही मन उस चीज़ से उचाट हो जाता था। वह उसे छोड़ देती थी। कभी मन एकदम अच्छा होता था, पर ना जाने क्यों अचानक ही उसे हर एक चीज़ बुरी लगने लगती थी। उसका मन खुद को कमरे में बंद करके रोने का होने को लगता था। अपनी इस मना स्थिति से वो परेशान तो थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। आज यहाँ आने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वो मना रही थी कि उसका मूड अच्छा ही बना रहे। सारिका स्नेक्स के साथ कॉफ़ी पीते हुए नलिनी का डांस देख रही थी। वो जानती थी कि नलिनी बिल्कुल भी अच्छी डांसर नहीं है। कॉलेज के फ्रेशर डे पर जब उसने डांस किया था तब लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे, लेकिन आज उसे डांस करते हुए देखकर वो कह सकती थी कि अपने भाई का मन रखने के लिए उसने खूब प्रैक्टिस की है। नलिनी का डांस खत्म हुआ।
विनय ने स्टेज पर आकर उसे गले लगा लिया। सबने नलिनी की खूब तारीफ की। नलिनी के बाद किसी संयम टंडन का नंबर था। संयम गिटार के साथ स्टेज पर आया और किसी रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करने लगा। सारिका को उसका अंदाज अच्छा लग रहा था। नलिनी एक बार फिर उसके पास आई। उसने पूछा, मेरा डांस कैसा लगा? सारिका ने तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा, खूब मेहनत की थी, करनी ही पड़ी यार, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी उम्दा डांसर हूँ। ये कहकर नलिनी हंस दी। सारिका भी मुस्कुरा दी। उसकी नज़रें बार बार स्टेज की तरफ जा रही थी। नलिनी ने कहा, मेरा देवर है, किशोर का चचेरा भाई, लेकिन हमारे बीच दोस्तों जैसा रिश्ता है। वैसे बिजनेस करता है पर गाता भी अच्छा है। मिलवाऊंगी तुमसे। फिलहाल जा रही हूँ, इसके बाद विनय और नुपुर की बारी है। अनाउंसमेंट मुझे ही करनी है। नलिनी चली गई। सारिका का ध्यान स्टेज पर था। संयम का गाना खत्म हुआ तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। सारिका ने भी खुले दिल से ताली बजाकर उसकी तारीफ की। संयम ने सर झुकाकर सबका अभिवादन किया। सबको धन्यवाद देकर स्टेज से चला गया। उसके जाने के बाद नलिनी स्टेज पर आई। उसके हाथ में माइक था। उसने कहा, सभी ने संगीत की पार्टी में अपने अपने तरीके से परफॉर्मेंस दी। आप लोगों ने उसका आनंद भी लिया। अब उन लोगों की बारी है जिनकी वजह से ये महफिल सजी है। मेरे छोटे भाई विनय आहूजा और नुपुर तलवार अब आपके सामने आने वाले हैं। अपनी परफॉर्मेंस से दोनों अपनी प्रेम कहानी को आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिए कि कैसे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और हम सफ़र बनने का फैसला किया। स्टेज पर विनय और नुपुर आए। डांस के जरिए उनकी प्रेम कहानी दिखाई जा रही थी। कॉलेज में नुपुर किसी बात के लिए विनय को सबके सामने डांटती है। विनय उसके उस रूप पर रीझ जाता है। उसके बाद नुपुर और उसकी मुलाकातें होती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। इस सब के बीच अपने मन में एक दूसरे के लिए पल रहे प्यार को महसूस करते हैं। सारिका को उन दोनों की ये प्रेम कहानी पसंद आ रही थी। फिर स्टेज पर जैसे वैलेंटाइन डे की बहार आ जाती है। विनय अपने घुटनों के बल बैठकर नुपुर से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। सड़क फिल्म का गाना बज रहा था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। नुपुर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है, उसके सीने से लग जाती है। गाना बजता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। स्टेज पर सब कुछ बहुत रोमांटिक था, सब खुश थे, पर सारिका अचानक परेशान हो गई थी। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी घूमने लगी थी। उससे अब वहाँ रुका नहीं जा रहा था। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वह उठी और बाहर की तरफ भागी। हॉल के बाहर आई तो डिनर की तैयारी चल रही थी। उस सब के बीच वह इधर उधर एक एकांत जगह देख रही थी। उसे एक कोना दिखाई पड़ा और वहाँ जाकर रोने लगी। सारिका को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई पड़ी। उसने पलट कर देखा, सामने संयम खड़ा था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया, अपने आंसू पोंछने लगी। संयम ने कहा, आर यू ऑल राइट सारिका? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सारिका को आश्चर्य हुआ। उसने उसकी तरफ देखा। संयम बोला, नलिनी भाभी ने आपके बारे में बताया था, हमें मिलाने वाली थी पर मौका नहीं मिला। सारिका ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ, नलिनी से बता देना। ये कहकर सारिका जाने लगी। संयम ने आवाज़ देकर रोका। उसके पास जाकर बोला, आप ठीक नहीं लग रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? सारिका ने कहा, आई विल मैनेज। कहकर वो फिर आगे बढ़ गई। संयम ने फिर रोका। वो बोला, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, आप इस स्थिति में नहीं है कि अकेली जा सकें। इस बार सारिका ने मना नहीं किया। वो जानती थी कि इस समय वो सचमुच बहुत परेशान है। उसके लिए अकेले जाना ठीक नहीं होगा। संयम ने उससे वहीं रुकने को कहा। कुछ देर में वो अपनी बाइक लेकर आया। सारिका उसके पीछे बाइक में बैठ गई। संगीत की पार्टी समाप्त हो गई थी। सभी मेहमानों से डिनर करने का अनुरोध किया गया था। सभी डिनर के लिए जा रहे थे। नलिनी परेशान सी सारिका को खोज रही थी। विनय और नुपुर की परफॉर्मेंस के बाद वो सारिका को गाना गाने के लिए स्टेज पर ले जाना चाहती थी। जब वह उसे बुलाने पहुंची तो वो दिखी नहीं। उसी समय किशोर उसे किसी खास मेहमान से मिलाने के लिए ले गया। उनके साथ कुछ वक्त लग गया। तब तक कार्यक्रम के समाप्त होने की घोषणा के साथ मेहमानों को डिनर करने के लिए कहा गया। नलिनी लौट कर आई तब भी सारिका उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वह उसे खोजने लगी। उसने सब तरफ देख लिया था पर सारिका नहीं नजर आई।
नलिनी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि सारिका अचानक चली कहाँ गई, कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं हो गई। उसने सारिका को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उसका नंबर मिलाया। घंटी बज रही थी पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। वो और अधिक परेशान हो, उसके मन में आ रहा था कि सारिका का मूड अचानक बिगड़ गया होगा, वो यहाँ से चली गई होगी। ऐसे में वो किसी समस्या में तो नहीं फंस गई। परेशान नलिनी ने 3-4 बार फ़ोन मिलाया पर जवाब नहीं मिला। वो सोच रही थी कि क्या करे, तभी किशोर ने आकर कहा, नलिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान विदा हो रहे हैं, चलकर उन्हें विदा करो। नलिनी ने किशोर को सारी बात बताकर कहा, मुझे सारिका की फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है कि उसके घर जाकर देखना होगा। किशोर उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी है नहीं, परिवार के बड़े तो हम दोनों ही हैं, मेहमानों के बीच हमारा रहना जरूरी है। किशोर की बात सारिका को सही लगी। उसके मम्मी डैडी की मौत के बाद वह और किशोर ही विनय के अभिभावक थे। मेहमानों को निमंत्रण भी उनकी तरफ से ही भेजा गया था। ऐसे में मेहमानों को विदाई देने के लिए उनका रहना जरूरी था। किशोर ने कहा, पहले मेहमानों को विदा कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें लेकर सारिका के घर चलूँगा। नलिनी ने उसकी बात मान गई। वो मेहमानों के पास चली गई। वह और किशोर हर एक मेहमान को विदा करते समय आने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। मेहमानों को विदा करते हुए भी नलिनी को सारिका की चिंता थी। बहुत से मेहमान जा चुके थे, अब कुछ नज़दीकी रिश्तेदार ही बचे थे। विनय उनके पास आकर बोला, अब घर वाले ही बचे हैं, सोच रहा हूँ सब एक साथ ही खाते हैं। किशोर ने कहा, तुम सबके साथ खाओ, मैं जरा नलिनी को लेकर जा रहा हूँ। विनय ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ जाना है जीजा जी? नलिनी ने विनय को सारी बात बताई। सुनकर विनय बोला, तो आप दोनों सबके साथ खाना खाइए, मैं जाकर सारिका दीदी को देख कर आता हूँ। किशोर ने कहा, तुम यहीं रुको, हम दोनों जा रहे हैं, कोई पूछे तो कह देना कि बहुत ज़रूरी काम से गए हैं। किशोर नलिनी को लेकर निकल ही रहा था कि संयम सामने से आता दिखाई पड़ा। नलिनी उसके पास जाकर बोली, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं दिखे ही नहीं। संयम समझ गया कि बात क्या है। उसने कहा, आप सारिका को लेकर परेशान है ना? उसकी बात सुनकर नलिनी ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि सारिका कहाँ है? भाभी, मैं उसे उसके घर छोड़ने ही गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अकेले जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ। संयम ने उसे पूरी बात बताई। सब जानकर नलिनी ने कहा, थैंक यू, मैं तो उसके लिए बहुत परेशान थी, किशोर को लेकर उसके घर जा रही थी। संयम ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पर ध्यान में ही नहीं आया। नलिनी ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता मिटा दी है। सब सही हो गया था। विनय ने सबके एक साथ खाने का इंतजाम कर दिया। सबने एक साथ हंसी खुशी खाना खाया। सारिका बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। आंसुओं से उसका तकिया भीगा हुआ था। संयम ने उसे उसके घर बाहर छोड़ा था। वह उसकी बाइक से उतरकर बिना कुछ बोले अंदर आ गई थी। सैंडल उतार कर सीधा बिस्तर पर लेट गई थी। विनय और नुपुर की परफॉर्मेंस देखते हुए उसे वो दिन याद आ गया जब प्रथम ने उसे पहली बार प्रपोज किया था, वो भी वैलेंटाइन डे था। उस दिन के बारे में सोचते हुए उसे रोना आने लगा था। उसने अपने आप को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। वो उठकर बाहर भाग गई थी। बिस्तर पर लेटे हुए वो दिन इस तरह से उसके जेहन में उभर रहा था कि जैसे कि सब अभी अभी घट रहा हो। प्रथम उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था। सारिका को आभास था कि आज प्रथम उससे वो बात कहेगा जिसे वो महसूस तो करती है, फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहती है। वह उस पल का इंतजार कर रही थी। उसे लगता था कि प्रथम डिनर के बाद उसे कहीं और लेकर जाएगा, किसी एकांत जगह पर ले जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। लेकिन प्रथम ने जो किया वो उसने सोचा भी नहीं था। डिनर के बाद प्रथम ने केक मंगाया। जब सारिका ने केक काटा तो उसके अंदर से एक रिंग निकली। रिंग को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय उसने महसूस किया कि उनकी टेबल पर स्पॉटलाइट पड़ रही है। प्रथम उस अंगूठी को लेकर घुटनों के बल बैठा था। उसके एक हाथ में माइक था। उसने कहा, सारिका, आज प्यार के इस त्यौहार पर इन सब लोगों के सामने मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी के सफ़र में हम सफ़र बनोगी? सारिका ने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। आसपास की टेबल पर बैठे सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उसने प्रथम की तरफ देखा।
वह उसके जवाब की राह देख रहा था। उसने माइक सारिका को पकड़ा दिया। सारिका बोली, तुम्हारे साथ जिंदगी के सफ़र पर चलने के लिए तो मैं कब से बेकरार हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में मेरा एक ही हम सफ़र हो सकता है, वो हो तुम। सारिका के ये कहते ही सब तालियां बजाने लगे। प्रथम ने अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। उस दिन सारिका को लगा था कि उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अब इसके साए में उसका पूरा जीवन बीत जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। पहले आपको सपनों की रंगीन दुनिया में ले जाती है, फिर अचानक वो रंगीन सपना बुरी तरह टूट जाता है। आप खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। जो जिंदगी एक हरा भरा बगीचा था, वो दुखों के मरुस्थल में बदल जाती है। उसके साथ भी तो यही हुआ था। उसकी सारी खुशियाँ एक पल में जिंदगी भर के गम में बदल गई थी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते वो सो गई। सुबह सारिका की आंख खुली तो 7 बज रहे थे। वो 6 बजे तक उठ जाती थी। आज देर हो गई थी। वह उठकर बेडरूम से बाहर आई। मेन डोर खोलकर बरामदे में गई। उसने देखा गमलों के पास रखी बास्केट में दूध और ब्रेड रखे हुए थे। ये समझ गई थी कि बंसी ने कॉलबेल बजाई होगी। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा तो यहाँ रख कर चला गया। जब भी उसका मूड खराब होता था तो बंसी 3 बार घंटी बजाने के बाद दूध और ब्रेड इसी तरह बास्केट में रखकर चला जाता था। दूध और ब्रेड का पैकेट लेकर वो अंदर आ गई। फ्रेश होकर वो चाय पी रही थी। उसे अपने फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ी। वह उठकर बेडरूम में गई। इधर उधर देखा पर फ़ोन नहीं दिखा। वापस लिविंग एरिया में आई तो टेबल पर रखे अपने हैंडबैग पर नज़र गई। आवाज़ उसमें से ही आ रही थी। कल बाइक पर बैठते हुए उसने अपना फ़ोन हैंडबैग में रख लिया था। वो हैंडबैग की तरफ बढ़ी, तब तक फ़ोन कट गया। उसने फ़ोन निकालकर चेक किया तो नलिनी का फ़ोन था। कल रात के मिस्ड कॉल्स पर भी उसका ध्यान गया। उसने तुरंत नलिनी को फ़ोन किया। नलिनी ने उससे कल रात के बारे में पूछा। सारिका ने उसे बताया कि अचानक ही उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो घर आना चाहती थी। संयम ने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। वो बहुत परेशान थी, इसलिए जाकर सो गई। उसका फ़ोन हैंडबैग में था, इसलिए उसकी कॉल का पता ही नहीं चल पाया। सारिका ने कहा कि अब वो ठीक है, ऑफिस में लंच टाइम में बात करेगी। फ़ोन रखने के बाद सारिका को संयम का ख्याल आया। वो सोच रही थी कि उसने संयम को अंदर बुलाना तो दूर, ड्रॉप करने के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया था। ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसने सोचा कि नलिनी के जरिए अपनी मदद करने के लिए वो संयम को धन्यवाद देगी। उसने घड़ी पर निगाह डाली। ऑफिस जाने का समय हो रहा था। वो तैयार होने चली गई। उस दिन संगीत की पार्टी के बाद से सारिका नलिनी के घर नहीं जा पाई। उसे बुरा लग रहा था कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त की वो कोई मदद नहीं कर पा रही है, जबकि नलिनी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन इन दिनों ऑफिस में काम अधिक था। वो रोज़ सोचती थी कि आज ऑफिस के बाद कुछ देर के लिए नलिनी के घर जरूर जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। लंच के समय जब वो नलिनी से बात मिली तो उसने कहा, बुरा मत मानना, मैं चाहती तो हूँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर नलिनी बोली, ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत महसूस होती तो पूरे हक से कहती, लेकिन संयम के रहते कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बहुत सा काम उसने संभाल लिया है। मुझे और किशोर को तो उसकी वजह से बहुत आराम रहा। संयम का जिक्र सुनकर सारिका को याद आया कि उसने अपनी मदद के लिए उसे शुक्रिया भी नहीं कहा था। उसने कहा, संयम सचमुच बहुत अच्छा है। उस दिन बिना कुछ सोचे मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन बहुत अपसेट थी। मैंने तो उसे मदद करने के लिए धन्यवाद भी नहीं कहा। नलिनी ने कहा, सच कह रही हो तुम। संयम बहुत ही अच्छा इंसान है, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, बहुत ही खुशदिल इंसान है। पर एक समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है वो, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि दुख उसके आसपास भी भटकता होगा। सारिका को संयम के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने नलिनी से कहा, क्या हुआ था उसके साथ? नलिनी कुछ गंभीर होकर बोली, मैंने और किशोर ने कभी उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारी शादी के समय वो यहाँ नहीं था, वो लंदन में था। सुनने में आया था कि वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बुरी तरह टूट गया था। अभी साल भर पहले ही वो यहाँ आया है, लेकिन पूरी तरह से बदला हुआ। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो सुना था वो सच होगा। हम उससे पूछ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि ऐसा करने से उसे तकलीफ होगी। सब सुनकर सारिका सोच में पड़ गई।
कुछ पलों के बाद बोली, जरूर किसी बहुत गहरे दर्द से गुजरा होगा। तभी बिना कुछ कहे मेरी तकलीफ समझ गया। तुम मेरी तरफ से उसे शुक्रिया अदा कर देना। कह दूंगी, तुम भी बेवजह की बातें सोचकर परेशान मत हो। मैं और किशोर शादी का कार्ड देने जल्दी ही तुम्हारे घर आएंगे। नलिनी की बात सुनकर सारिका को तसल्ली हुई, पर उसका मन संयम के बारे में जानने को उत्सुक हो गया। सारिका बाहर बरामदे में बैठी थी। दिसंबर की नरम धूप उसके शरीर को सुख दे रही थी। आज संडे था, ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए वो कुछ देर से सोकर उठी थी। अपने लिए चाय बनाकर वो बाहर बरामदे में आकर बैठ गई थी। चाय की चुस्की के साथ वो गुनगुनी धूप का मजा ले रही थी। अंदर बंसी घर की साप्ताहिक सफाई कर रहा था। रोज़ तो सारिका को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी, इसलिए संडे के दिन बंसी घर की सफाई और बाकी के काम करता था। काम करते हुए गाना गाता रहता था। इस समय भी वो गा रहा था। सारिका को महसूस हुआ जैसे कि अंदर उसका फ़ोन बज रहा है। उसने आवाज़ लगाकर बंसी को देखने के लिए कहा। अंदर से बंसी ने कहा, दीदी आपका फ़ोन बज रहा है। नलिनी दीदी का है, सारिका ने कहा। तो बाहर लाकर दे दो। बंसी ने उसे उसका फ़ोन लाकर दिया। नलिनी से बात हुई तो उसने बताया कि वो किशोर के साथ शादी का कार्ड देने आ रही है। नलिनी ने कहा था कि वो 1 घंटे में आने वाली है। उससे बात करके सारिका अंदर गई। उसने बंसी से कहा कि मेहमान आ रहे हैं, वो जल्दी से सफाई कर ले, वो तैयार होने जा रही है। सारिका तैयार होकर नलिनी और किशोर के आने का इंतजार कर रही थी। बंसी को बाजार भेजकर उसने कुछ नाश्ता मंगवा लिया था। उनका इंतजार करते हुए वो सोच रही थी कि संगीत की पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके बाद क्या उसका शादी में जाना ठीक रहेगा। पर वो नलिनी से कुछ कह नहीं पाई थी। अब यही सोच रही थी कि वो इतनी प्यार से कार्ड देने आएगी, ऐसे में अगर वो नहीं जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर शादी की धूमधाम में उसका मूड बिगड़ गया तो सबका मज़ा खराब हो जाएगा, तब और अधिक मुश्किल हो जाएगी। वो ऊहा-पोह में थी कि क्या करे। नलिनी और किशोर कुछ ही देर में आ गए। किशोर ने शादी का कार्ड उसे देते हुए कहा, 20 तारीख को शादी है, तुम्हें आना है। सारिका कुछ कहने जा रही थी, तभी नलिनी बोली, तुम 19 तारीख को ही घर आ जाना। दोपहर को हल्दी है और शाम को कॉकटेल पार्टी। खूब रौनक रहेगी, मज़ा आएगा। अगले दिन हमारे साथ ही बारात में चलना। सारिका ने शादी का कार्ड देखकर कहा, बहुत सुंदर है। उसके बाद चुप हो गई। उसे शांत देखकर नलिनी को उसके मन की दशा का कुछ आभास हो रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? सारिका धीरे से बोली, नलिनी, संगीत में क्या हुआ था तुम जानती हो। मेरी वजह से तुम भी कितना परेशान हुई थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि शादी वाले दिन सीधे वेन्यू पर पहुंच जाऊंगी। सारिका अपने मन की बात बताकर नलिनी की तरफ देखने लगी। नलिनी ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन जहाँ बारात जानी है वो जगह शहर से दूर है। तभी तो हमने अपने अधिकतर जानने वालों को संगीत की पार्टी में बुला लिया था। शादी का कार्ड तो कुछ खास लोगों को ही दे रहे हैं। तुम मेरी खास दोस्त हो। विनय तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता है। अगर तुम घर आती हो तो रौनक बढ़ जाती है। हमारे साथ बारात में चलती तो तुम्हें आसानी होती। अकेले पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। सारिका सोच में पड़ गई। किशोर ने कहा, सारिका परेशान क्यों होती हो? हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। तुम हमारे साथ चलना। अगर अच्छा ना लगे तो तुम्हारे घर लौटने की व्यवस्था कर देंगे। आश्वासन पाकर सारिका को तसल्ली हुई। उसने कहा, किशोर जी, आप लोगों के अलावा यहाँ मेरा और कौन है? आपने कह दिया है तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मैं 19 तारीख को घर आ जाऊंगी। ये सुनकर नलिनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, विनय की शादी में खूब धमाल करेंगे। सारिका मुस्कुरा दी। उसके बाद तीनों शादी की तैयारियों की बात करने लगे। सारिका पूरी तैयारी के साथ 19 तारीख को ही नलिनी के घर पहुंच गई। वहां उसे घर जैसा ही माहौल मिला। शादी की चहल पहल में वो पूरी तरह रम गई थी। दोपहर को हल्दी की रस्म में उसने भी हिस्सा लिया। शाम को कॉकटेल पार्टी में भी वो थी, लेकिन वो पीती नहीं थी, इसलिए चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वो संयम के बारे में सोच रही थी। उसे हल्दी की रस्म के समय संयम दिखाई नहीं दिया था। उसने नलिनी से पूछा तो उसने बताया था कि वो किसी ज़रूरी काम से गया है, शाम को आएगा। अभी कॉकटेल पार्टी में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारिका की निगाहें इधर उधर उसे तलाश रही थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, हेलो सारिका। उसने पलट कर देखा तो सामने संयम खड़ा था। सारिका ने कहा, हेलो, बहुत देर से आए? संयम मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरा इंतज़ार कर रही थी। सारिका झेप गई। उसने बात बनाते हुए कहा, दरअसल उस दिन आपको मदद करने के लिए धन्यवाद भी तो नहीं कह पाई थी।
इसलिए सोच रही थी कि आज आपसे मुलाकात हो तो उस दिन के लिए शुक्रिया अदा कर दूँ। संयम ने कहा, उस दिन शुक्रिया अदा ना करके अच्छा ही किया था, नहीं तो उसी दिन बात खत्म हो जाती। आप मुझसे मुलाकात करने के लिए इतनी परेशान ना होती। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस हल्के से मुस्कुरा दी। संयम ने कहा, आपके हाथ में गिलास नहीं है, इसका मतलब आप पीती नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और पीने को लाता हूँ। सारिका ने कहा, आप परेशान मत होइए, बार काउंटर पास में ही है, मुझे बहुत दूर नहीं जाना है। मैं अभी आपके लिए आपके हिसाब से कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर संयम उसके पीने के लिए कुछ लाने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने और उसके लिए कुछ लेकर आया। गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपके लिए खास मॉकटेल है, पीकर बताइए। सारिका ने एक सिप लिया, उसे अच्छा लगा, वो मुस्कुरा दी। संयम भी मुस्कुरा दिया। वो अपना ड्रिंक पीते हुए पार्टी में सबको आनंद लेते हुए देखने लगा। सारिका उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, उस दर्द के निशान खोजने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में नलिनी ने उसे बताया था। लेकिन संयम के चेहरे पर उसे ऐसी कोई लकीर नहीं दिखाई पड़ी जिसके पीछे उसका दर्द छिपा हो। वो सोच रही थी कि कैसे संयम ने अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाला होगा। वो कौन सा दर्द था जिसकी वजह से वो टूट गया था। अपने ख्यालों में खोई वो संयम के चेहरे को टकटकी लगाए देख रही थी। अचानक संयम की नज़र खुद को ताकती सारिका पर पड़ी। उसके देखने से सारिका सकपका गई और दूसरी तरफ देखने लगी। बारात शहर से बहुत दूर एक रिजॉर्ट में आई थी। बहुत सुंदर जगह थी। जगह की सजावट देखते ही बनती थी। बारातियों का बड़े शानदार तरीके से स्वागत किया गया था। दरवाजे पर आवश्यक रस्में निभाने के बाद दूल्हे को स्टेज पर ले जाया गया था। दूल्हे के रूप में विनय बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सभी जयमाल के लिए लड़की के आने की राह देख रहे थे। सारिका भी इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार होकर आई थी। उसकी ना नुकुर के बावजूद नलिनी जिद करके उसे पार्लर ले गई थी। बहुत दिनों बाद उसने श्रृंगार किया था। वो खुद के लिए बहुत खुश थी। नलिनी ने उसके पास आकर कहा, गजब ढा रही हो, तुम्हारे रहते हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। किशोर ने भी मेरी छोड़ तुम्हारी तारीफ की। तुम ही तो जिद करके पार्लर ले गई थी, अब मैं क्या करूं? सारिका की बात पर नलिनी ने कहा, ये पार्लर का कमाल नहीं है मैडम, ऊपर वाले ने आपको बड़ी फुर्सत से रचा है, नहीं तो पार्लर हम भी गए थे। वैसे सुंदर तो तुम भी बहुत लग रही हो। मैं शिकायत करूंगी किशोर जी से कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं की। उनसे तो मैं खुद ही निपट लूँगी। फिलहाल तो कहने आई थी कि चलकर कुछ खा पी लो, अभी जयमाल में समय है। ये कहकर नलिनी उसे अपने साथ ले गई। दोनों एक टेबल पर बैठ गईं और वेटर को इशारे से बुलाया। वेटर ने उन्हें स्नैक्स सर्व किया। दोनों बातें करते हुए खाने लगीं। तभी किशोर उनकी टेबल पर आकर बोला, दोनों सहेलियां बैठकर अकेले खा रही हैं, हमें तो पूछा भी नहीं। उसकी बात सुनकर सारिका ने कहा, तो आप भी बैठ जाइए, मना किसने किया है। किशोर उन लोगों के साथ बैठ गया। सारिका ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। सारिका ने नलिनी की तरफ देखकर कहा, सुना है कि आपकी निगाहें नलिनी को छोड़कर इधर उधर भटक रही हैं। ये सुनकर किशोर मुस्कुरा दिया। नलिनी की तरफ देखकर बोला, मेरी निगाहें तो हमेशा नलिनी पर ही रहती है। कभी कभी उसकी पक्की दोस्त और मेरी एकमात्र साली पर भी चली जाती है, इसके अलावा तो कहीं नहीं। किशोर की बात सुनकर सारिका शर्मा गई। नलिनी ने कहा, सब देख रही हूँ, विनय की शादी का बहाना बनाकर खूब बहक रहे हो। कल कॉकटेल पार्टी में मिसेस दत्ता की बेटी को बड़ी शायरियाँ सुना रहे थे। कोई बात नहीं है, एक दो दिन और बहक लो, फिर तो मैं हूँ। ये सुनकर सारिका जोर से हंसने लगी। किशोर कुछ खिसिया गया। तभी किसी ने उसे पुकारा। वह उठकर चला गया। कुछ देर में नलिनी भी ये कहकर चली गई कि जाकर देखती है कि जयमाल में कितनी देर है। उसके जाने के बाद सारिका भी उठकर टहलने लगी। उसके आसपास का सारा माहौल खुशनुमा था। सजे धजे लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे। म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी तरह अकेले टहलते हुए उस सारे माहौल का मजा ले रहे थे। बहुत समय के बाद सारिका बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसके मन में आ रहा था कि अगर अपने डर की वजह से उसने नलिनी की बात ना मानी होती तो इस सब का मजा ना ले पाती, अपने घर में अपने बनाए घेरे में उदास पड़ी होती। वो ये सब सोचते हुए टहल रही थी कि उसकी निगाह अपने पास आते संयम पर पड़ी। एक बार फिर उसकी आंखें उस पर टिक गईं।
वाइन कलर की शेरवानी और उसी रंग के पैजामे में वो किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसके पास आकर संयम ने कहा, भाभी बुला रही हैं, जयमाल होने वाला है। सारिका उसके साथ चली गई। दोनों स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। नुपुर और विनय एक दूसरे को जयमाला पहनाने वाले थे। सभी उसी पल का इंतजार कर रहे थे। दिन सगड़ा दा गाना बज रहा था। उसके बीच विनय और नुपुर ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। सबने तालियां बजाई। सारिका भी ताली बजा रही थी। ताली बजाते हुए उसने संयम की तरफ देखा। वह उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। सारिका मुस्कुरा दी। संयम विनय के पास जाकर उसे बधाई देने लगा। विवाह के मंडप में अग्नि प्रज्वलित थी। उसके सामने विनय और नुपुर बैठे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हुए विवाह की रस्में करा रहे थे। परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार वहां बैठे शादी की रस्में देख रहे थे। सारिका भी वहां मौजूद थी। वो हर एक रस्म को ध्यान से देख रही थी। इस समय उसे थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। उसके पास बैठा संयम उठा और उसके लिए एक शॉल ले आया। उसे देखकर बोला, आपको ठंड लग रही है, आपके लिए चाय या कॉफ़ी कुछ ला दूं? सारिका को उसका इस तरह ख्याल रखना अच्छा लगा। उसने कहा कि चाय या कॉफ़ी जो मिल जाए चलेगा। संयम ने उसे चाय ला कर दी। चाय पीने के बाद उसे अच्छा लगा। उसने शॉल को अच्छी तरह लपेट लिया। पंडित जी ने फेरों के लिए विनय और नुपुर को खड़े होने के लिए कहा। एक एक फेरा हो रहा था। हर फेरे के साथ पंडित जी कुछ वचन बोल रहे थे। वो सब देखते हुए उसके सामने अपनी शादी का दृश्य उभर आया। इसी तरह वो और प्रथम अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन दे रहे थे। धर्म कर्म में एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने का, एक दूसरे से कोई भेद ना रखने का, वो सब याद करते हुए सारिका की आंखें भर आईं। एक टीस से उसके मन में उठी। उसने तो शादी का हर वचन निभाने की कोशिश की थी, पर प्रथम ने बड़ी आसानी से उन सारे वचनों को भुला दिया था। सारिका के लिए अब वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। उसने इधर उधर देखा। संयम उसकी तरफ ही देख रहा था। वो उठकर उसके पास आकर बोला, तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सारिका ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। संयम उसे उसके कमरे में ले गया। उसे बेड पर बिठाकर बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आराम करूंगी। संयम ने सारिका का फ़ोन लिया और अपना नंबर उसमें सेव करके बोला, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। संयम के जाने के बाद सारिका ओढ़कर लेट गई। वो परेशान थी कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो खुश होती है पर अचानक ही उसका मन दुखी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि खुशी उसके लिए नहीं है। संगीत के दिन भी यही हुआ था और आज भी। वो शादी के माहौल का मजा ले रही थी। बीते दिनों का दुख उससे दूर था, पर एकदम से पिछली बातें याद आने लगी। वो दुखी हो गई। जिस माहौल का वो आनंद ले रही थी वो उसे बुरा लगने लगा। उसकी इच्छा होने लगी कि वहाँ से चली जाए। वो सोच रही थी कि क्या सचमुच उसके लिए खुश रहना गलत है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों जब भी वो खुश होती है उसके मन में बेवजह अपराध बोध जागता है? वह उस खुशी से दूर भाग जाना चाहती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका तो कोई दोष नहीं था। उसके दिमाग में एक बार फिर शादी के वचन घूमने लगे। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उसने पूरे मन के साथ प्रथम को अपना जीवन साथी स्वीकार किया था। उस पवित्र रिश्ते की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा था। लेकिन उन दोनों के बीच बंधे रिश्ते को 2 साल तक वो अकेले ही निभाती रही। 2 साल बाद उसे महसूस हुआ कि प्रथम ने तो बड़ी आसानी से उस लकीर को पार कर लिया था जो रिश्ते की मर्यादा बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। वैलेंटाइन डे पर प्रथम ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उसने भी उसके प्रस्ताव को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया था। वो जानती थी कि उसकी मम्मी को उसके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके पापा से तलाक होने के बाद उन्होंने उसे अपने दम पर पाला था। अपने जीवन की तकलीफ़ों से सबक लेकर उसे हमेशा यही सिखाया था कि वो अपने फैसले लेने के लिए सक्षम बने। जो भी फैसला ले उसके परिणाम का पूरी जिम्मेदारी से सामना करे। उसने जब अपनी मम्मी को प्रथम से शादी करने से अपने फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, सारिका, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, स्वावलंबी हो। इस लिहाज में मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करती हूँ। जीवन साथी चुनाव जिंदगी का एक अहम फैसला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अच्छी तरह से सोच समझ कर प्रथम को चुना होगा। मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अपनी मम्मी की सहमति पाकर सारिका को तसल्ली हुई। प्रथम के घर वालों की तरफ से भी उनके रिश्ते को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सारिका के लिए यह नया जीवन किसी सुंदर सपने की तरह था।
इस सपने में सब कुछ बहुत रंगीन था। वो अपने सपने के इस संसार को और अधिक खूबसूरत बनाने में लग गई। इसीलिए शादी का पहला साल पलक झपकते ही बीत गया। लेकिन वो समझ ही नहीं पाई थी कि जिस राह पर वो चल रही थी उसमें उसके साथ प्रथम भी है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब प्रथम ने अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूरी बना ली थी। उसकी जिंदगी जो उसके लिए एक सुखद सपने की तरह थी, प्रथम उसमें घुटन महसूस कर रहा था। शादी की पहली सालगिरह पर सारिका चाहती थी कि शादी के दोनों अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी दें, लेकिन प्रथम ने मना कर दिया। उसने कहा कि बेवजह लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, दोनों आपस में ही अपनी शादी की पहली सालगिरह का जश्न मनाएंगे। सारिका को भी उसकी बात सही लगी। यह हनीमून के बाद एक और मौका हो सकता था एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। उसने सलाह दी कि दोनों पास के हिल स्टेशन पर कुछ दिनों की छुट्टी मनाकर आते हैं। इस पर भी प्रथम ने यह कहकर मना कर दिया कि इधर उसके बिजनेस में बहुत काम है, छुट्टी लेना संभव नहीं होगा। अंत में बात 5 स्टार होटल में डिनर और एक रात स्टे पर आकर रुकी। सारिका बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे में खास सजावट करवाई थी। उसे पूरा यकीन था कि जब प्रथम कमरे में घुसेगा तो वहाँ का माहौल देखकर खुश हो जाएगा। एनिवर्सरी वाले दिन उन्हें होटल के लिए निकलना था। सारिका प्रथम का इंतजार कर रही थी। समय बीत रहा था पर प्रथम नहीं आ रहा था। बेचैन सारिका उसका फ़ोन मिला रही थी पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। वो परेशान थी कि आखिर बात क्या है। प्रथम को सारा प्लान तो पता था, फिर भी ना तो वो समय पर घर आया और ना ही फ़ोन उठा रहा था। उसने ऑफिस में रिसेप्शन में फ़ोन किया तो पता चला कि प्रथम तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गया था। इस सूचना से सारिका और अधिक परेशान हो गई। सारिका सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसे प्रथम का मैसेज मिला। लिखा था कि अचानक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा, अभी कुछ वक्त और लगेगा, सारिका होटल चली जाए, वो बाद में सीधे वहीं आ जाएगा। सारिका ये पढ़कर उदास हो गई थी। फिर उसने सोचा कि वो होटल चली जाती है। प्रथम जब वहाँ आएगा तो दोनों मिलकर आज के खास अवसर को यादगार बना देंगे। सारिका अपने कमरे में पहुंचकर प्रथम का इंतजार करने लगी। 8 बजे के बाद प्रथम होटल पहुंचा। सारिका का मन खराब हो चुका था। उसके पूछने पर प्रथम ने कहा, मैं तो जल्दी ही ऑफिस से निकलना चाहता था, पर एक पुराने दोस्त का फ़ोन आ गया। वो मुझे एक क्लाइंट से मिलवाना चाहता था। मैंने सोचा कि चलो आज के शुभ दिन क्लाइंट से भी मिल लूँ, शायद नई डील हाथ लग जाए। प्रथम ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, सचमुच आज का दिन मेरे लिए शुभ है। 1 साल पहले तुम मेरी ज़िंदगी में आई, आज एक बड़ी डील हाथ लगी है। सारिका को प्रथम का इस तरह उसे बाहों में भरना अच्छा लगा। उसका गुस्सा बहुत कुछ कम हो गया था, लेकिन वो ये बात प्रथम के सामने नहीं लाना चाहती थी। अपने आप को प्रथम की बाहों से अलग करते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए बिजनेस डील मुझसे अधिक महत्व रखती है? आज इतने खास दिन तुमने मुझे दुखी किया है। कितने मन से मैंने सारा इंतजाम किया था, तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया। इतनी लंबी चली तुम्हारी मीटिंग। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था तो तुम 4 बजे के करीब ही ऑफिस से निकल चुके थे। बताया ना, बड़ी डील मिली है, बहुत से पॉइंट थे, इसलिए देर लग गई। सारिका की शिकायत पर प्रथम ने सफाई देते हुए कहा, फिर बात को बदलते हुए बोला, कमरे की सजावट तो लाजवाब है। सचमुच मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे आज मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नुकसान ज़रूर होता, लेकिन आज का दिन तो तुम्हारे लिए ही होना चाहिए था। एक बार फिर सारिका को अपनी बाहों में भरकर बोला, कोई बात नहीं, आज की रात को ऐसा रंगीन बना दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। उसकी बात पर सारिका पूरी तरह पिघल गई थी। उस रात को प्रथम ने अपनी बातों और कीमती तोहफे से सारिका के लिए यादगार बना दिया था। सारिका अपना सारा गुस्सा भूल गई थी। प्रथम ने उसे यकीन दिला दिया था कि अभी भी वह उसे वैसे ही चाहता है। उसके बाद ज़िंदगी पहले की तरह चलने लगी। वह और प्रथम अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन प्रथम अब अक्सर ही देर से आता था। पूछने पर एक ही जवाब होता था कि काम बढ़ गया है, काम करेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सारिका उसकी बात पर यकीन करती थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि बिजनेस में व्यस्तता के कारण प्रथम अब उससे दूर रहने लगा है। पहले की तरह उससे बात नहीं करता है, घर आने के बाद भी उससे खिंचा खिंचा रहता है। सारिका ये सोचकर अपने आप को समझा रही थी कि ये सब थकान के कारण है।
दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। वो अपने आप को ये तर्क तो दे देती थी, पर उसके अपने मन में उठने वाले सवाल ही उसके तर्क को काट देते थे। उसके मन में आता था कि वह खुद भी तो नौकरी करती है, वापस आकर घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है, फिर भी प्रथम के लौटने पर उससे हंस कर मिलती है। एक दूसरी काट उसके मन में आती थी कि वो ये थी कि बिजनेस तो प्रथम शादी के पहले से कर रहा था। पहले तो वो इस तरह दूर दूर अपने में खोया हुआ नहीं रहता था। इन सारी बातों को सोचते हुए उसके मन में आता था कि बात कुछ और तो नहीं है, कहीं प्रथम किसी और से प्यार तो नहीं करने लगा है। ये ख्याल डराने वाला था। जब भी ये ख्याल उसके मन में आता था तो उसे अपनी ख्वाबों की दुनिया काली होती दिखाई पड़ती थी। वो डर जाती थी, अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी कि जो वो सोच रही है सब गलत है। वो इसी बात को सच मानकर चलना चाहती थी, इसलिए उसने कभी प्रथम से इस विषय में खुलकर बात नहीं की थी। इस तरह सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए सारिका ने 2 महीने बिता दिए। इस बीच प्रथम उससे और दूर चला गया, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। सारिका के डर का कारण उसका अपना बचपन था। जब वो 10 साल की थी तब उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। उसकी मम्मी ने ऊपर से तो ऐसा दिखाया था कि तलाक का उन पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन सारिका ने कई बार उन्हें रोते देखा था। खुद उस पर अपने मम्मी पापा के तलाक का असर हुआ था। उसके जीवन में एक वक्त तो ऐसा था जब उसने कभी शादी ना करने का फैसला लिया था। उसने तय किया था कि वो अकेले ही ज़िंदगी का सफ़र तय करेगी, पर प्रथम ने कुछ इस तरह उसके जीवन में प्रवेश किया कि उसका फैसला कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला। बहुत सारी उम्मीदों के साथ उसने प्रथम का हाथ थामकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था। उन्हीं उम्मीदों के टूटने की आशंका से वह इतनी सहम गई थी कि रेत में मुंह छिपाकर सच्चाई से बचने की कोशिश कर रही थी, पर सच्चाई तो किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाती है। सारिका मुंह मोड़ने के बावजूद भी सच्चाई उसके सामने आ ही गई। एक दिन प्रथम कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। सारिका ने देखा तो वो बोली, मुझे बता देते, मैं कर देती। प्रथम ने कुछ कहा नहीं, वो अपना बैग पैक करता रहा। सारिका ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? प्रथम ने जवाब दिया, काम से जा रहा हूँ। प्रथम ने रुखाई से जवाब दिया था। सारिका को बुरा लगा, पर खुद को संयत करके प्यार से बोली, जानती हूँ, मुझे लिए बिना घूमने तो ना जाते, मैं तो पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो। प्रथम कुछ देर तक उसे घूरता रहा, उसके बाद बोला, इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? मैं कोई बच्चा हूँ कि कहीं आने जाने के लिए तुमसे इजाज़त लूँ? प्रथम के बोलने का तरीका बहुत तल्ख था। सारिका को उसका ये अंदाज चुभ गया। अब वो शांत नहीं रह पाई। उसने कहा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? मैंने इजाज़त मांगने को तो नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ जा रहे हो। प्रथम ने उसी तल्खी से कहा, क्यों जानना है तुमको? सारिका ने कहा, क्योंकि हम पति पत्नी हैं, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बता कर जाती हूँ। प्रथम ने अपना बैग बंद किया, सारिका की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी मर्जी है कि बता कर जाती हो, मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं बनाया। उसने सारिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आई नीड माई स्पेस, मुझे हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो बैग लेकर निकल गया। उसके व्यवहार से सारिका स्तब्ध थी। उसने तो कभी प्रथम पर कोई दबाव नहीं डाला था, कभी उसे किसी चीज़ के लिए रोका भी नहीं था। फिर भी प्रथम इस तरह से पेश आया था जैसे कि वो उसके साथ रिश्ते में घुट रहा है। जिस सच्चाई को वो सामने लाने से डर रही थी वो बहुत विभत्स रूप में उसके सामने खड़ी थी। आई नीड माई स्पेस बहुत देर तक उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट करता रहा। पिछली बातें याद करते हुए सारिका रो रही थी। बहुत देर तक वह उसी तरह लेटी रही। फिर उसे होश आया कि वो तो विनय की शादी में आई थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर समय देखा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसे ख्याल आया कि अब तो विदाई की तैयारियां हो रही होंगी। उसे बुरा लगा कि इतने शुभ अवसर पर वो यहाँ पड़ी बीती बातें याद करके रो रही है। उसने सोचा कि उठकर विदाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। वह उठ रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। नलिनी थी। उसने अंदर आते हुए कहा, अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, सारिका ने जवाब दिया। फिर बात बनाते हुए बोली, थकान महसूस हो रही थी और थोड़ी ठंड भी लग रही थी, इसलिए आकर लेट गई थी। कोई खास बात नहीं है। नलिनी उसकी आंखों की तरफ देख रही थी।
उन्हें देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो रो रही थी। नलिनी ने कुछ कहा नहीं। वो बोली, विदाई होने वाली है, तुम भी आ जाओ। सारिका समझ रही थी कि रोने से उसका चेहरा खराब हो गया है। उसने कहा, मैं बस कुछ ही देर में तैयार होकर आती हूँ, तुम चलो। नलिनी चली गई। सारिका ने अपने बैग से एक साड़ी निकाली और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। विनय की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। नुपुर पग फेरे के लिए गई थी। अभी कुछ समय पहले ही विनय नलिनी और संयम के साथ डिनर के बाद उसे विदा करा के घर लाया था। किशोर किसी जरूरी काम की वजह से डिनर में शामिल नहीं हो पाया था। परसों विनय और नुपुर को अपने हनीमून के लिए निकलना था। नलिनी विनय को समझा रही थी कि बाहर जा रहा है तो थोड़ा सावधान रहे। विनय नुपुर के सामने इस तरह समझाए जाने से खिसिया रहा था। संयम उसकी स्थिति को समझकर बोला, भाभी, अब विनय गृहस्थी वाला हो गया है, आप तो बच्चों की तरह समझा रही हैं। संयम की बात सुनकर नलिनी को अपनी गलती समझ आई। उसने नुपुर की तरफ देखकर कहा, जानती हूँ कि विनय बहुत समझदार है, पर मम्मी पापा के जाने के बाद मैं ही इसकी मम्मी बन गई, इसलिए इसके साथ बच्चे की तरह पेश आने लगती हूँ। उसकी बात सुनकर नुपुर मुस्कुरा दी। नलिनी ने कहा, अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अपने घर जा रही हूँ। वह उठकर खड़ी हो गई। विनय बोला, दीदी आज यहीं रुक जाइए, जीजा जी हैं नहीं, अकेली क्यों रहेंगी? किशोर को तो अक्सर बाहर जाना पड़ता है, मैं अकेले रह लेती हूँ, तुम दोनों अब आराम करो। ये कहकर नलिनी ने संयम से पूछा, तुम मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल, बस आपको बाइक पर बैठना होगा, मैं तो बाइक लेकर आया था। कोई बात नहीं, किशोर ने तो कभी बाइक पर घुमाया नहीं, तुम्हारे साथ ही घूम लेती हूँ। नलिनी ने हंसकर कहा। विनय और नुपुर से विदा लेकर दोनों चले गए। संयम नलिनी की चाय लेकर आने का इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर उसने नलिनी से कहा कि उसकी इच्छा चाय पीने की है। नलिनी किचन में चाय बना रही थी। कुछ देर में वो 2 कप चाय लेकर बाहर आई। संयम ने अपना कप उठाकर एक घूंट भरा। नलिनी ने पूछा, कैसी बनी है? हमेशा की तरह लाजवाब। नलिनी ने भी चाय का एक घूंट भरा और गंभीर आवाज में बोली, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? उसका सवाल सुनकर संयम मुस्कुराकर बोला, आप समझ गई कि मुझे कुछ बात करनी है। नलिनी भी मुस्कुरा दी। चाय का कप पकड़े हुए संयम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, सारिका ठीक तो है ना? इधर व्यस्त रही, पर शादी के दूसरे दिन फ़ोन पर बात की थी। कह रही थी ठीक है, अब कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, वहाँ पर मुलाकात होगी। संयम अभी भी चाय का कप पकड़े कुछ सोच रहा था। नलिनी ने कहा, तुम्हारे मन में क्या है, बताओ। नलिनी समझ नहीं पा रही थी कि संयम सारिका के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसने शादी के समय महसूस किया था कि वो उसका खास ख्याल रख रहा है। वो सोच रही थी कि कहीं वो सारिका से प्यार तो नहीं करने लगा है। वो संयम के कुछ बोलने की राह देख रही थी। संयम ने चाय का एक घूंट भरा, फिर कप टेबल पर रखते हुए बोला, भाभी, मुझे लगता है कि सारिका बीमार है। ये सुनकर नलिनी को आश्चर्य हुआ। उसे तो किसी और बात की उम्मीद थी। संयम उसे बीमार बता रहा था। उसने कहा, बीमार नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है। उसके साथ कुछ घटा है जिसकी वजह से कभी कभी उसका मन खराब हो जाता है, बाकी वो पूरी तरह ठीक है। संयम ने कहा, इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। दरअसल हमारे समाज में बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैंने सारिका को जितना जाना है उसके कारण ऐसा बोल रहा हूँ। नलिनी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, संयम, तुम उसे जानते ही कितना हो? विनय की शादी के कारण 1-2 बार मिले हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भाभी, मैं उसे जितना भी समझ पाया हूँ, कह सकता हूँ कि वो डिप्रेशन में है। नलिनी कुछ देर चुप रही, उसके बाद बोली, तुम कोई साइकेट्रिस्ट तो हो नहीं, फिर तुम इतने यकीन से डिप्रेशन है कैसे कह सकते हो? संयम ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, भाभी, मैं खुद डिप्रेशन में रह चुका हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए सारिका की तकलीफ समझ सकता हूँ। नलिनी ने संयम की आंखों में एक दर्द की झलक देखी। आज से पहले संयम ने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं किया था। उसने कहा, मैंने सुना तो था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसके कारण तुम टूट गए थे, लेकिन चाह कर भी कभी तुमसे तुम्हारे दर्द के बारे में कुछ पूछ नहीं पाई। क्या आज तुम्हारे दर्द के बारे में जान सकती हूँ? संयम ने कहा, अब तो मैंने अपने उस दर्द को बहुत दूर कर दिया है, फिर भी कभी कभार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। आपको सब बताऊंगा, पर आज नहीं। फिलहाल तो आपको एक काम करना होगा,
इस संडे शाम 4 बजे सारिका को लेकर मेरे घर आना होगा। आ जाऊंगी, पर कोई खास बात है क्या? वहाँ आप दोनों के अलावा 2 और लोग होंगे। मैं सबको डिप्रेशन और उसकी समस्या के बारे में बताऊंगा। ये मेरी एक कोशिश है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने की। संयम ने अपना कप उठाया। चाय ठंडी हो गई थी। एक बार में कप खाली करके वो खड़ा हो गया। नलिनी से विदा लेते हुए बोला, संडे मेरे घर ठीक 4 बजे, याद रखिएगा। ये कहकर वो चला गया। नलिनी के मन में अब सब कुछ जानने की प्रबल इच्छा जाग गई थी। लंच के समय सारिका और नलिनी कैफेटेरिया में थी। बहुत दिनों के बाद दोनों ऑफिस में एक साथ लंच कर रही थी। नलिनी उसे विनय और नुपुर के बारे में बता रही थी, पर उसके मन में चल रहा था कि किस तरह वो संयम के निमंत्रण के बारे में बात करे। बहुत सोचकर उसने सीधे अपनी बात रखी। वो बोली, संयम ने मुझे और तुम्हें इस संडे 4 बजे अपने घर बुलाया है। इस निमंत्रण के बारे में सुनकर सारिका को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कोई खास बात है? संयम का बर्थडे है या कुछ और? इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों बुला रहा है? सारिका के इस सवाल पर नलिनी ने उसे खुलकर वो सब बता दिया जो संयम ने उसके बारे में कहा था। सब सुनकर सारिका चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, तो उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे मदद चाहिए। जिस तरीके से सारिका ने प्रतिक्रिया दी थी उससे स्पष्ट था कि उसे अच्छा नहीं लगा। नलिनी ने उसे समझाया, देखो मैं अधिक तो कुछ नहीं कह सकती, पर वो कह रहा था कि उसने भी ये तकलीफ झेली है। इसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। हमारे अलावा 2 और लोग होंगे वहाँ। एक बार चलकर उसकी बात सुन लेते हैं। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अपना लंच बॉक्स बंद करके अपनी सीट पर चली गई। नलिनी सोच रही थी कि उसे सीधे सीधे सारी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपना लंच बॉक्स बंद किया और चली गई। संयम ने जो कुछ कहा था जानने के बाद सारिका को बहुत बुरा लगा था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि संयम में उसने अपना एक हमदर्द देखा था, लेकिन वो तो उसे बीमार और कमज़ोर समझता है। ये बात उसे गंवारा नहीं थी कि कोई उसके बारे में ऐसी राय रखे। बहुत देर तक वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि लोग उसे बीमार और कमज़ोर समझ रहे हैं। इस बात से उसका मन दुखी हो रहा था। जब उससे वहाँ नहीं रुका गया तो छुट्टी लेकर घर आ गई। सारिका बहुत अधिक परेशान थी। कभी दुखी होकर रोने लगती थी, कभी उसके मन में संयम के लिए गुस्सा आता था, कभी सोचती थी कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कुछ ही क्षणों बाद उसे लगने लगता है कि दुनिया की नज़र में वो एक बेचारी है जो अपने दुखों के बोझ के नीचे दबी है। लोग उसे बीमार समझकर तरस खाते हैं, उसे कमज़ोर मानकर सहानुभूति रखते हैं। ये बात दिमाग में आते ही वो और परेशान हो जाती थी। उसकी अपनी परेशानियां थीं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसके कारण वो सहानुभूति की वस्तु बनकर रह जाए। उसे याद था कि संयम ने अपना नंबर उसके मोबाइल पर सेव किया था। वो अपना मोबाइल लेकर बैठी थी। उसके मन में आ रहा था कि संयम को फ़ोन करके पूछे कि उसे बीमार और कमज़ोर समझने का उसे क्या हक बनता है। वो अपनी समस्याओं का सामना खुद कर लेगी। वो बीमार नहीं है, उसे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार उसने फ़ोन मिलाना चाहा पर रुक गई। उस संयम से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने ठीक से लंच नहीं किया था। डिनर का समय हो गया था। उसे भूख लग रही थी। अपनी उलझन में उसने कुछ बनाया नहीं था, ना ही बाहर से कुछ ऑर्डर करने का मन था। वो किचन में गई, कुछ स्लाइस ब्रेड पर जैम लगाया, एक गिलास दूध गर्म किया और बाहर आकर खाने लगी। खाते हुए भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसे आश्चर्य हुआ, संयम का फ़ोन था। उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर में फ़ोन कट गया। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रख कर लौटी तो एक बार फिर संयम ने कॉल किया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। संयम ने कहा, जानता हूँ कि तुम अपसेट हो। नलिनी भाभी ने बताया था कि तुम्हें मेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनसे नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया था, पर पहली बार में तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। अब जाकर फ़ोन उठाया। सारिका ने चिढ़कर कहा, आप जानना चाहते होंगे कि बीमार और कमज़ोर सारिका ठीक तो है? कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? मैं आपको बता दूं मिस्टर संयम कि ना तो मैं बीमार हूं और ना ही कमज़ोर। हाँ, आपको अपना हमदर्द समझकर आपसे मदद ली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बारे में कोई भी राय बना लें।
सारिका ने बहुत ही गुस्से में अपनी बात कही थी। संयम की तरफ कुछ क्षण खामोशी रही। सारिका फ़ोन काटने जा रही थी, तभी संयम की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने नलिनी भाभी को बताया था कि मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। तुम्हारे इस गुस्से को भी समझ रहा हूँ। मुझे भी जब मेरी तकलीफ के बारे में बताया गया था तो मैं इसी तरह नाराज़ हुआ था। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। एक बार मेरे घर आकर वो सुन लो जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद तुम खुद तय करना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना है या नहीं। संयम एक बार फिर चुप हो गया। इस बार सारिका कुछ नरम पड़ी थी। उसे पूरा यकीन तो नहीं हुआ था, पर इस बात का एहसास हो गया था कि संयम उसका भला चाहता है। संयम ने आगे कहा, मैं सचमुच तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारे साथ क्या घटा ये तो नहीं जानता हूँ, पर उसकी वजह से तुम जो झेल रही हो उस दर्द को समझ सकता हूँ। संडे को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर संयम ने फ़ोन काट दिया। देर रात तक सारिका संयम ने जो कहा था उसके बारे में सोचती रही। संयम का कहना था कि वो खुद डिप्रेशन से गुजर चुका है, इसलिए उसकी बात समझता है। सारिका के मन में एक भरोसा पैदा कर रहा था कि संयम के घर जाकर उसकी बात सुनना फायदेमंद हो सकता है। उसके मन में संयम के लिए गुस्सा था, वो शांत हो गया था। उसने संडे को उसके घर जाने का फैसला किया। सारिका नलिनी के साथ सही समय पर संयम के घर पहुंच गई। ये एक सुंदर सा मकान था। संयम के नौकर ने उसे और नलिनी को एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। उस कमरे में दो और लोग मौजूद थे। एक 25-26 साल की लड़की थी, दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी था। कमरे में एक लैपटॉप था जो स्क्रीन से साथ जुड़ा हुआ था। सभी संयम का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में संयम ने कमरे में प्रवेश किया। उसने सभी का स्वागत करते हुए कहा, आप सब मुझ पर भरोसा करके यहाँ आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आज यहाँ जो वक्त देंगे वो बेकार नहीं जाएगा। पर पहले आप लोगों का एक दूसरे से परिचय करवा दूँ। संयम ने सबसे पहले उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शर्ली मैथ्यू हैं, एक अच्छी अभिनेत्री और गायिका। एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ी है, बहुत से नाटक किए हैं। शर्ली ने अपने साथ बैठे सभी लोगों को हेलो किया। उसके बाद संयम ने उस अधेड़ आदमी का परिचय देते हुए कहा, आप हैं सुरेंद्र शर्मा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। सुरेंद्र ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसके बाद संयम ने सारिका का परिचय देते हुए बताया कि वो एक कंपनी में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद उसने नलिनी का परिचय अपनी भाभी के तौर पर देते हुए बताया कि वो भी सारिका की कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। सारिका और नलिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उन दोनों ने भी शर्ली और सुरेंद्र का अभिवादन किया। सबका परिचय हो जाने के बाद संयम ने कहा, आप सब लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। अब मैं आप लोगों के सामने वह विषय रखूंगा जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। वो विषय हमारे समाज में मौजूद है, पर हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करते हुए भी हम संकोच करते हैं। ये विषय है एक बीमारी जिसे अवसाद यानी डिप्रेशन कहते हैं। ये कहकर संयम रुका और सबकी तरफ देखा। सभी ध्यान से उसे सुन रहे थे। उसने आगे कहा, डिप्रेशन मनोविज्ञान से संबंधित एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति चिंता, असंतोष, खालीपन, निराशा आदि से जूझता है। उसका मूड बदलता रहता है, कभी खुश होता है, अपने आसपास के वातावरण का मजा लेता है, कभी अचानक दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि सबसे दूर जाकर किसी एकांत जगह पर रहें। उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। उसे घबराहट महसूस होती है, अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता है। संयम ने जो कुछ बताया सारिका उससे खुद को जोड़ पा रही थी। उसके साथ भी यही सब होता था। वह और ध्यान से संयम को सुनने लगी। संयम ने आगे कहा, बाकी बीमारियों के लक्षण शारीरिक होते हैं, उन्हें पहचान कर इलाज करना आसान होता है, पर डिप्रेशन के लक्षण मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो व्यक्ति के दुख, निराशा और उदासीनता के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें उस व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है उसके कारण उसका स्वभाव ऐसा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लोग इसे बीमारी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। संयम रुका। उसने लैपटॉप पर कुछ कमांड दिए। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट होने लगी। स्लाइड्स के जरिए संयम आगे समझाने लगा। इस रिपोर्ट में डिप्रेशन की स्टडी की गई है। इस समय स्क्रीन पर जो स्लाइड है उसके अनुसार डिप्रेशन एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक को हो सकता है। खासकर
युवा वर्ग में डिप्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। संयम ने कुछ और स्लाइड्स दिखाई। उसके अनुसार डिप्रेशन को एक गंभीर समस्या बताया गया था जो बहुत सी तकलीफों के साथ साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। रिपोर्ट दिखाने के बाद संयम ने कहा, आप लोगों ने देखा कि डिप्रेशन बाकी बीमारियों की तरह ही हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके बारे में जल्दी बात नहीं की जाती है। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है वो खुद भी इसे स्वीकार करने में हिचकिचाता है। संयम की बात सुनकर सारिका को समझ आया कि वो खुद भी तो अपनी समस्या का नज़रअंदाज कर रही थी। संयम ने जो कुछ बताया था उसके अनुसार इस पर जल्दी ध्यान देना आवश्यक था। वह बहुत समय से उन तकलीफ़ों से जूझ रही थी जिनके बारे में संयम ने बताया था, लेकिन वो अपनी स्थिति को पहचान नहीं पा रही थी। ये नहीं समझ पा रही थी कि वो बीमार है। सारिका ने अपने पास बैठे सरली और सुरेंद्र पर नज़र डाली। वे दोनों भी उसकी तरह ही संयम की बातों से सहमत नजर आ रहे थे। नलिनी भी इन सब बातों को सारिका से जोड़कर देख रही थी। उसने सारिका में वो लक्षण महसूस किए थे जो बताए गए थे, पर उसके मन में कुछ सवाल थे। वह उनके जवाब जानना चाहती थी। तभी संयम ने कहा, इतना जानने के बाद भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे। मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बात एक मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनूप भार्गव से कराऊंगा। अनूप आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अनूप जितने अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उससे भी अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरे कहने पर वो कुछ वक्त देने को तैयार हो गए हैं। ये कहकर संयम अनूप को वीडियो कॉल लगाने लगा। सब डॉक्टर अनूप से बात करने को उत्सुक हो गए। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।